हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल गाइस। आप सभी का स्वागत है बेटा सीएमए फाउंडेशन की बिजनेस लॉ और बिजनेस कम्युनिकेशन वाली क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं अपने सीएमए फाउंडेशन के बिजनेस लॉ और कम्युनिकेशन वाले पार्ट में बिजनेस लॉ वाले पार्ट को। और बिजनेस लॉ के पार्ट में हम अपने अपने जो भी एक्ट है उन सभी एक्ट में से सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे पास में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इवन आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उन सभी वाले पार्ट में से हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बट बिफोर स्टार्टिंग बिजनेस लॉ कुछ बातें जो जाननी बहुत जरूरी है लॉ पढ़ने से पहले। पहली बात, आज से पहले मतलब सिंपल सी बात, 12th क्लास तक बच्चों ने बिजनेस लॉ का नाम भी सुना नहीं होता। इसलिए इसे पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए क्लास से पहले। एग्जाम्पल के लिए लेट मी टेल यू कि आप जब लॉ पढ़ते हैं, लॉ में लिखी हर एक बात जिस लैंग्वेज में होती है उस लैंग्वेज को बोलते हैं लीगल लैंग्वेज। ये लगती है इंग्लिश लैंग्वेज जैसी, बट इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होती है, लीगल लैंग्वेज होती है। अब क्योंकि सिंपल सी बात, दूसरी बात, जो यहाँ लिखा हुआ है वो ना सिर्फ बुकिश लैंग्वेज है बल्कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी एप्लीकेबल होता है। हमारी डे टू डे लाइफ में भी एक्टिविटी आपके पास एप्लीकेबल होने वाला है, जिसको हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तीसरी बड़ी बात, यहाँ पर हमारे पास सेक्शंस आएंगे, केस लॉज आएंगे, वो सारी चीजें हम उन्हें सिस्टमेटिक वे में सीखेंगे। तो क्लास में कैसे पढ़ने वाले हैं, हम अपने क्लास के अंदर बनाएंगे बेटा नोट्स, हम अपने कंप्लीट नोट्स बनाएंगे। साथ ही साथ में नोट्स बनाने के साथ में हम लोग फिर करेंगे अपने बुक वाले पार्ट को भी कवर। दैट मींस नोट्स के साथ साथ में हम अपनी बुक वाले पार्ट को भी क्लास में ही कवर कर लेंगे, जिसके बाद में हमें दोबारा से उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है बुक पढ़ने के लिए, वही क्लास में पूरा पार्ट कवर आपका हो जाएगा। तो ये श्योरिटी मेरी है कि आपको इस क्लास पढ़ने के बाद में आपको ये रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि मेरे को बुक का पार्ट पढ़ना ही नहीं पढ़ना। तो लेट्स बिगिन विद द पार्ट गाइस। शुरू कर रहे हैं हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आइए, तो मैंने कुछ फॉर्मेट आपके लिए पहले से बना दिया ताकि हमें इजी। अब आप नोट्स क्या करेंगे, आप सिंपली हेडिंग बनाइए, लिखिए द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, हेडिंग का नाम डालिए। और उसके बाद में ये बॉक्सेस नहीं बनाने आपने, सिंपली आपको पॉइंट्स लिखने हैं, नंबर 1 नंबर 2 करके लिखने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हम शुरू कर रहे हैं अपने बिजनेस लॉ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब बात करते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं एक्ट के बारे में। तो एक्ट का मतलब क्या, जब भी कोई एक्ट बेटा बनाया जाता है लिखना चालू करेंगे, नोट ब्रेकिंग करेंगे प्रॉपर क्लास के अंदर। तो अगर नहीं की निकाला तो नोटबुक निकाल लो और लिखना चालू करो। तो स्टार्टिंग करते हैं। जब भी कोई एक्ट बनाया जाता है उसकी एक फॉर्मेशन डेट होती है, उसकी एक एनफोर्समेंट डेट होती है। क्या मतलब होता है, आइए स्टार्ट करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बनाया गया था, लेट्स बिगिन विद द पार्ट। लिखो बेटा, लिखो दिस एक्ट वाज फॉर्म्ड ऑन, लिखना चालू, फिर वन बाय वन सब पार्ट कवर करने वाले हैं। तो दिस एक्ट वाज, लिखो फॉर्म्ड ऑन, ये एक्ट कब बनाया गया बेटा, फॉर्म्ड ऑन 25th ऑफ अप्रैल, 25th ऑफ अप्रैल 1872। द फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि भैया एक्ट बनाया कब गया। तो याद रखना, आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था बेटा 25 अप्रैल 1872 में। अब एक्ट तो बन गया था, तो एक्ट के बनने के बाद में उस एक्ट को जनरल पब्लिक पर कब अप्लाई किया गया, मतलब सिंपल सी बात, बन तो गया और बनाने के बाद में इसे जनरल आम जनता पर किस दिन अप्लाई किया गया। नोट कीजिए, लिखिए, लिखो दिस एक्ट, नोट कीजिए, दिस एक्ट एंड ऑल ऑफ इट्स प्रोविजन, जो भी इसके प्रोविजंस हैं, दिस एक्ट was came into force. The word came into force is also means that applicable. इसको बोलते हैं came into force मतलब applicable, या I can use the word enforcement. तो ये एक्ट जनरल पब्लिक पर, आम जनता पर किस दिन अप्लाई हुआ था, ये अप्लाई हुआ था ऑन 1st ऑफ सितंबर 1872। तो दो इंपॉर्टेंट बातें, एक्ट कब बना और कब वो जनरल पब्लिक पर एप्लीकेबल हुआ था। तो ये दो बातें आपके पास में किसके रिगार्डिंग है, कॉन्ट्रैक्ट की बनने और एनफोर्समेंट के रिगार्डिंग। अब आती है तीसरी बड़ी बात कि सर एक बात बताओ, सिंपल सी बात करते, एक बात बताओ, एक्ट बन गया, एक्ट को अप्लाई भी कर दिया गया, तो हमारा प्रश्न ये है सर ये एक्ट कहां कहां पर एप्लीकेबल है। जनरली ऑलमोस्ट जितने भी एक्ट होते हैं वहां पर एक सेक्शन होता है, सेक्शन नंबर 1, एंड दैट सेक्शन नंबर 1 ऑलवेज डिफाइंस कि कोई भी कानून, कोई भी एक्ट, कोई भी स्टैट्यूट कहां कहां पर एप्लीकेबल होता है। तो अब प्रैक्टिकली हम बात तो कर रहे हैं इंडिया की, तो इंडिया में कहां कहां पर एप्लीकेबल है। तो मैं लाइन लिखता हूं, पहले नोट करेंगे मेरे साथ में। लिखो बेटा, लिखो, नोट कीजिए, दिस एक्ट, फिर इसमें कुछ बात बताऊंगा आपको, एडिशनल बात बताऊंगा इसमें। लिखो, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया।
सर ये बात स्पेसिफिक बताने का रीजन क्या है? लेट मी टेल यू। लिखो पहले, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। क्योंकि बेटा पहले क्या था ना, बताता हूं मैं। हमारा एक्ट बना 1872 के अंदर। तो पहले क्या था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंडिया के कुछ हिस्सों में अप्लाई नहीं हुआ करता था। एक प्लेस था जम्मू एंड कश्मीर और एक प्लेस था बेटा कौन सा आपके पास में, हैदराबाद। ये दो ऐसे एरियाज थे जहां पर इनिशियली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई नहीं होता था। क्योंकि ये वाले पार्ट पे, सेकंड वाले पार्ट में तो बाद में अप्लाई हो गया था, लेकिन फिर भी एक हिस्सा तब भी रह गया था हमारे पास में जब जहां पर अप्लाई नहीं होता। इसको बोलते हैं आर्टिकल 370 की वजह से। एक आर्टिकल हुआ करता, आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को एक स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ था कि कोई भी कानून जब वहां बनेगा तो वो वहां पर अप्लाई तभी होगा जब वहां की स्टेट अप्रूव करेगी। लेकिन बाद में रिसेंट में अभी अपने पास में आपने नोटिस किया, अंडर द बीजेपी गवर्नमेंट वहां पर आर्टिकल 370 अब आपके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं रहा। इसलिए हम बोलते हैं कि सर नाउ द एक्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। इससे पहले लिखते थे एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, बट नाउ इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो याद रहेगा, नाउ आपके पास में आपका कंप्लीट एक्ट पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होता है, इसकी हर एक स्टेट पर एप्लीकेबल होता है। दो बातें क्लियर है, कब बना, कहां पर एनफोर्स हुआ, और ये आपके पास में कहां का एप्लीकेबल है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। द नेक्स्ट वन इज, आई कैन ऑल्सो राइट द वर्ड, लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, इसके अंदर भी लिख लो इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। हालांकि रिक्वायरमेंट नहीं है बट फिर भी मैं मेंशन कर रहा हूं इसको, या इसको ऐसा लिख लो, आफ्टर द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370। राइट द वर्ड आफ्टर द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370। एक आर्टिकल था कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370, उसके हटने के बाद में ये एक्ट अब पूरे देश पर अप्लाई होता है। नेक्स्ट बात आती है हमारे पास में, सर ये जो एक्ट बना था आपके पास में, इस एक्ट के अंदर क्या इसके कोई पास्ट इफेक्ट्स भी हैं? मतलब लिखते हैं, बताता हूं। अब आपका एक्ट बना था बेटा 1872 में, ठीक है। अब उसके बाद तो लॉ में बहुत बार चेंजेस आए होंगे, है ना, बहुत सारे चेंजेस आए होंगे। तो क्वेश्चन ये है कि क्या चेंजेस आए तो चेंजेस आने के बाद वाले पार्ट को कंटिन्यू करोगे या आपके पास पिछले पार्ट कंटिन्यू होंगे? तो ऑब्वियस थिंग है कि जब कोई चेंज किसी एक्ट में आ जाता है तो उसके लेटेस्ट वाले पार्ट को ही कंटिन्यू किया जाता है ना। तो लेटेस्ट पार्ट को बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव। क्या बोलते हैं कि जो चेंज आ चुका उसे बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव। तो इसका मतलब ये पीछे से कनेक्टेड नहीं है, इसके लेटेस्ट पार्ट को ही कंटिन्यू किया जाएगा। उसे लिखते हैं कैसे, लिखो दिस एक्ट हैज, नोट कर लेते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैज प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। इसका इफेक्ट कैसा है बेटा, प्रोस्पेक्टिव। और ना सिर्फ ये एक्ट, इस एक्ट के अलावा बाकी जितने भी एक्ट्स हैं सब में प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ही होता है। तो दिस एक्ट है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, विच मींस गाइस कि जब भी कोई चेंज आ चुका होगा उसी को अप्लाई किया जाएगा। आगे लिख लो, कॉमा डज नॉट हैव, इट डज नॉट हैव, लिखो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रो का मतलब होता है पास्ट, तो रेट्रोस्पेक्टिव मतलब होता है रिलेटिंग टू पास्ट। तो इसका पास्ट से कोई रिलेशन नहीं है, मतलब पास्ट से जो चीजें चेंज हो चुकी हैं उन्हें कंटिन्यू करोगे, ना कि पिछले पार्ट को। तो चार बातें यहां मेंशन की, कब बना, कब अप्लाई हुआ, कहां कहां पर एप्लीकेबल है और इसका इफेक्ट कैसा है। इसे नोट कर लीजिए बेटा। तो पहले से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने किया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, तो एक्ट वाली बातें हम लोगों ने की, एक्ट है क्या। अब बात आएगी हमारे पास में कि एक्चुअली जिसका नाम ले रहे हो वो होता क्या है। अब हम बात करेंगे अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, स्टार्ट कर सकते हैं। नोट हो गया पार्ट हमारा, डन है। रेट्रोस्पेक्टिव का मीनिंग पास्ट से रिलेट नहीं करता, लेटेस्ट को लेटेस्ट लेके चलते हो। आगे बढ़े, डन डन डन, नोट इट गाइस। सिंपली आप पॉइंट लिखेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐसे लिखेंगे इसको। चलो आगे आते हैं। ओके सर, नेक्स्ट वन इज, तो अब जो बात आई वो आई कि भैया आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक एक्ट का नाम डाला, एक वर्ड डाला, द वर्ड इज कॉन्ट्रैक्ट। कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो आइए समझते हैं पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फिर इसकी लीगल डेफिनेशंस पे आऊंगा। बट बिफोर दैट आओ एग्जांपल लेते हैं एक पहले। तो जो मुझे अभी आपको समझाना है उससे पहले विल फॉर्म एन एग्जांपल, ताकि आपको जो अभी इक्वेशन सिखाने वाला हूं वो इक्वेशंस आपके माइंड में बैठ जाए, जिससे आपको कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्लियर हो पाएगा। तो वन इज, एक पार्टी यहां बना रहा हूं, एक कार्टून यहां बना रहा हूं। ड्राइंग पे मत जाना बेटा, ड्राइंग भावनाओं को समझना बस, है ना। चलो तो बेटा पहली बात सुनना ध्यान से, लेट मी टेल यू, इनके नाम देते हैं कोई, ठीक है। इसका नाम है रॉबिन, इसका नाम है रॉबिन, इसका नाम है हुड। टू अंडरस्टैंड
कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, ये समझने के लिए कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं जिससे हमारी इक्वेशन बिल्टअप होगी हमारे पास यहाँ पे। तो लेट्स बिगिन विद द पार्ट, मैं लिखता जाऊंगा साथ साथ में और एग्जांपल बताता जाऊंगा। पहली बात, चलो पहली बात समझना। अब यहां पर एक कहानी सुनो। कहानी में क्या है, कहानी में बेटा रॉबिन, जो रॉबिन है, रॉबिन के पास एक लैपटॉप है। कहानी में, स्टोरी में रॉबिन के पास एक लैपटॉप है। जनरली हम लोग भी ऐसे अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास, मेरे पास एक लैपटॉप था, तो रॉबिन ने क्या किया, रॉबिन ने हुड को बोला। रॉबिन को पैसों की आवश्यकता थी, उसे पैसों की रिक्वायरमेंट थी, तो बेचारा बोला क्या करूं, पैसे कहां से लेके आऊं। तो रॉबिन ने क्या किया, रॉबिन ने हुड को एक ऑफर दिया। रॉबिन ने हुड को बोला आई वॉन्ट टू सेल, रॉबिन कह रहा है हुड को, क्या कह रहा है, आई वॉन्ट टू सेल माई लैपटॉप, आई वॉन्ट टू सेल माई लैपटॉप टू यू ₹4,50,000। रॉबिन ने बोला मैं तुम्हें अपना लैपटॉप 50,000 में बेचना चाहता हूं, विल यू बाय माई लैपटॉप, पूछ लिया उससे। तो अब जैसे इसने बोला कि आप मुझसे खरीदोगे लैपटॉप, तो हुड ने क्या बोला, हुड ने भी रिप्लाई किया यस, ओके। उसे लैपटॉप चाहिए था, मार्केट लैपटॉप ढूंढ रहा था वो। यस आई एम रेडी टू बाय योर लैपटॉप, उसने भी क्या बोला, यस आई एम रेडी टू बाय योर लैपटॉप, मैं ये लैपटॉप खरीदने को तैयार हूं 50,000 रुपीज के अंदर। सोचो, जब जनरली दो लोग यहां पर आपस में बातें कर रहे हैं, एक तरफ से एक पार्टी दे रही है बेटा ऑफर कि वो अपना लैपटॉप बेचना चाहती है, सामने वाले को अपनी विलिंगनेस जाहिर कर रही है। सेकंड और वो दूसरा पर्सन भी रिप्लाई करके कह रहा है कि हाँ मैं भी तैयार हूं। तो इसे क्या नाम दिया जाएगा, तो पहला वर्ड आता है बेटा, जब कोई पर्सन स्टार्टिंग में अपनी विलिंगनेस जाहिर करता है, उसे लीगल वर्ड में कहते हैं, लिखो ए इक्वेशन लिखो, ऑफर। सबसे पहले क्या आता है, नोट करो, ऑफर। तो इसका मतलब रॉबिन ने जो बात कही वो क्या था, दैट इज ऑफर। वो क्या था, वो ऑफर था। और जैसे ही ऑफर के बाद में अब क्या हुआ, हुड ने जो उसको रिप्लाई किया कि हाँ आई एम रेडी टू बाय दिस, उसे कहते हैं एक्सेप्टेंस। क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं गाइस एक्सेप्टेंस। तो दो वर्ड यहां पर आ गए, एक वर्ड आया ऑफर, एक वर्ड आया एक्सेप्टेंस, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, तो उसकी चेन है, उसकी सीक्वेंस है जो आपको सिखाने जा रहा हूं मैं। तो पहली बात, रॉबिन ने दिया ऑफर, हुड ने किया एक्सेप्ट, तो क्या बन गया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। और लीगली जब आप कोई ऑफर या एक्सेप्टेंस दोनों हो जाता है, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस को नाम दिया जाता है, उसे बोलते हैं प्रॉमिस। जब किसी पर्सन के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो दैट वर्ड इज नोन एज, उसे कहते हैं बेटा प्रॉमिस कहते हैं। ठीक है, ओके। आगे आते हैं, अभी बात कहानी खत्म नहीं चलेगी आगे। अब क्या हुआ, अब यहां पर ऑफर भी हो गया, एक्सेप्टेंस भी हो गया, तो मैंने अभी तक, लेकिन हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग समझ में नहीं आया। कॉन्ट्रैक्ट वर्ड तो निकल के आएगा आगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अब क्या हुआ बताओ, अब प्रॉमिस तो बन गया ना भाई, प्रॉमिस तो बन गया। अब मुझे बताओ प्रॉमिस मतलब क्या हुआ, बताना। प्रॉमिस का मतलब क्या हुआ, यही तो मतलब हुआ ना कि प्रॉमिस मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज नोन एज प्रॉमिस। तो आई एम राइटिंग द वर्ड प्रॉमिस, दैट मींस वहां पे ऑफर भी, वहां पे एक्सेप्टेंस भी है। ठीक है, आगे आते हैं, दूसरे वर्ड पे आते हैं गाइस। अब बताना मुझे, अब जिन चीजों को लेके ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ, क्या हुआ भाई, ऑफर किस चीज को लेके हुआ, लैपटॉप को लेके, और अमाउंट कितनी थी, 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज। तो जिन चीजों को लेके ऑफर एक्सेप्टेंस होता है, याद रखना, जिन चीजों को लेके ऑफर एक्सेप्टेंस होता है, उसे लीगल वर्ड में कहा जाता है बेटा कंसीडरेशन। क्या बोलते हैं, लीगली द वर्ड इज नोन एज कंसीडरेशन। तो वर्ड क्या बना, इसका मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मतलब प्रॉमिस, और प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन, इसको लीगल लैंग्वेज में, लॉ की लैंग्वेज में कहा जाता है बेटा अग्रीमेंट। क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं अग्रीमेंट। तो वर्ड क्या निकल के आया, ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद प्लस में कंसीडरेशन जुड़ने के बाद क्या बन गया, उसे अग्रीमेंट नाम दिया जाता है, याद रहेगा। तो अग्रीमेंट का क्वेश्चन क्या बना, दैट इज प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इज कॉल्ड अग्रीमेंट। डन है, यहां तक कोई दिक्कत है, समझ में आया यहां तक। अब आगे आते हैं, अब बताओ रॉबिन और हुड ने जो ऑफर एक्सेप्टेंस कंसीडरेशन किया, अब वो अग्रीमेंट का रूप ले लिया उसने। तो सी इक्वेशन में अब जो आपका अग्रीमेंट बन गया था, अब दोनों के बीच में अग्रीमेंट तो बन गया, तो मुझे बताओ क्या लॉ इस अग्रीमेंट को करने के लिए, इनके बीच के अग्रीमेंट को परमिशन देगा या नहीं देगा। क्या लैपटॉप बेचना मना है क्या, नहीं सर, नहीं मना, सिंपल सी बात। तो कहने का मतलब क्या है, जो अग्रीमेंट बन गया, क्या लॉ उसे परमिशन देगा, हाँ देगा। तो लॉ परमिशन देगा तो उसको बोलते हैं एनफोर्सिएबल बाय लॉ। क्या बोलते हैं, द वर्ड इज एनफोर्सिएबल मतलब परमिटेबल बाय लॉ। तो लॉ इसे परमिशन
दे देगा, और जब किसी अग्रीमेंट को लो परमिशन दे देता है उसे ही कहते हैं बेटा कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? जब किसी अग्रीमेंट को लो परमिशन दे देता है, दैट वर्ड इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये था हमारा मीनिंग किसका? कॉन्ट्रैक्ट का। तो चेक कर पा रहे? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, रिपीट कर लो, प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, agreement, agreement when enforceable by law is known as contract. तो this is the equation। ये तीन तरह की इक्वेशन यहां सीखी, इन पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, ये बन जाता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। बोलो क्लियरिटी है? क्लियर हो पाया ये वाला पार्ट? तो हमने सिंपली पहले सीखा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, फिर हमने बात की भैया कि कॉन्ट्रैक्ट वर्ड एक्चुअली है क्या, उसको हमने अपने एग्जांपल के थ्रू समझ लिया। डन है गाइस? समझ में आ गया? कोई डाउट इसके ऊपर? डाउट हो डेफिनेटली आप मुझे मेंशन कीजिएगा प्लीज। आगे बढ़े, चले चलो। पहले एक काम दिखाता हूं, नोट्स दिखाता हूं पहले आपको। अभी जो हमने पढ़ा क्या हमारे नोट्स में वैसा ही लिखा? दैट इज क्या लॉ की बुक में वैसा ही लिखा हुआ है? लेट्स चेक दिस, दिखाता हूं। तो पहला वर्ड चेक करना गाइस। शुरुआत करते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट वाले पार्ट से। तो कॉन्ट्रैक्ट में पहली बात देखो, हमने पहले कुछ चीज सीखी कि एक्ट बना कब था। चेक करो, एक्ट बना था 25 अप्रैल को, ये लिखा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1। सर उसके बाद एनफोर्स मतलब एप्लीकेबल कब हुआ? ऑन 1 सितंबर को एप्लीकेबल हुआ। ये भी क्लियर है? बोलो। तो दो बातें क्लियर होगी, कब बना कब एप्लीकेबल हुआ। तीसरी बात, सर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको पास किया, उस टाइम में ब्रिटिश पार्लियामेंट ही हुआ करती थी। नेक्स्ट इज कहां कहां पर एप्लीकेबल है? होल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 370 के रिमूव होने के बाद से। ठीक है। नेक्स्ट इज इस एक्ट का कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। कौन सा इफेक्ट है? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। तो ये चार बातें जो हमने ऊपर पढ़ी, ये थी कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग बातें। हमने नोट्स भी लिख लिया और हमने इस पार्ट को पढ़ भी लिया। ठीक है, आगे आते हैं। फिर हमने बात की अभी अभी हमारे पास में कि सर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट की बात को मैंने चार्ट बनाया आप लोगों को। अब आएंगे हम अपने डेफिनेशन वाले पार्ट के ऊपर। चलिए गाइस, ये पार्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप लीगल डेफिनेशन। तो याद रखना सेक्शन नंबर 1 जहां डिफाइन करता है एप्लीकेबल के ऊपर, अब बात करते हैं इन सभी वर्ड्स के लीगल डेफिनेशंस के ऊपर। तो आइए बढ़ते हैं आगे, बनाते हैं नोट्स। लिखो गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा नंबर आता है किसका? हम बात करेंगे पहले ऑफर के बारे में। तो बिफोर स्टार्टिंग द वर्ड, लेट्स बिगिन विद द वर्ड कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अब स्टार्ट हो रहा है हमारा डेफिनेशन वाला पार्ट। तो डेफिनेशन भी ऐसी वैसी नहीं, डेफिनेशन भी है बेटा लीगल डेफिनेशन। लॉ में शब्दों को डिफाइन किया गया है। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी समझेंगे हम लोग। हमारे पास में लॉ में हर चीज को एक लाइन दी गई है, एक शब्द दिए गए हैं, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन्हीं को बोलते हैं डेफिनेशन। तो व्हाइल वी आर यूजिंग द वर्ड डेफिनेशन, दैट सिंपली मींस वी आर यूजिंग द वर्ड लीगल डेफिनेशन। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जितने भी वर्ड्स हैं, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, अग्रीमेंट, ये सारे वर्ड्स को लीगली डिफाइन किया गया। और जिस सेक्शन में इन्हें डिफाइन किया गया उस सेक्शन का नाम है बेटा, लिख लो, सेक्शन नंबर 2। तो सेक्शन नंबर 2 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन नंबर 2 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइन द डेफिनेशंस। ये डिफाइन करता है किसको? डेफिनेशन के बारे में बताता है हमारे पास में। तो स्टेप बाय स्टेप अब हम अपनी सभी डेफिनेशन को सीखने वाले हैं। तो इसका मतलब सेक्शन नंबर 2 इज द मेन सेक्शन गाइस। सेक्शन नंबर 2 इज द मेन सेक्शन। सेक्शन नंबर 2 बनता है हमारा मेन सेक्शन, और सेक्शन नंबर के पार्ट्स बनेंगे हमारे पास इसकी लीगल डेफिनेशन। तो चलो देखते हैं इसको। पहला वर्ड, तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट डेफिनेशन। अब मैं एक एक पार्ट में अपने चार्ट बनाएंगे, 1 बाय 1 चार्ट मतलब नोट्स बनाएंगे। तो हेडिंग बनाओ बेटा, पहले हेडिंग में लिखेंगे डेफिनेशन, सामने लिखो सेक्शन नंबर 2। तो पहला पार्ट लिखते हैं हमारे पास में, नोट करो, हम फर्स्ट डेफिनेशन सीखने जा रहे हैं, लिखो ऑफर। तो जिसका नाम अभी आया था, जिसको हमने नॉर्मली एक लैंग्वेज में सीख लिया था, अब उसी पार्ट को हम डिटेल में लीगली लिखने वाले हैं। ठीक है, तो हेडिंग बनाओ ऑफर, और इसी का सेकंड नाम भी लिख लो प्रपोजल। स्टेप बाय स्टेप पूरा पार्ट करते जाएंगे। तो ऑफर या प्रपोजल को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया? तो एक चीज की क्लैरिटी तो आपको ऊपर से मिल गई होगी कि भैया डेफिनेशन का सेक्शन कौन सा होता है। सर डेफिनेशन सेक्शन होता है सेक्शन नंबर 2। ठीक है, SEC डॉट लिखो, है पूरा लिख सकते हो इसको आप। तो क्या बोला? SEC डॉट, या पूरा सेक्शन वर्ड भी यूज कर सकते। सेक्शन नंबर 2 ये फर्स्ट पार्ट ए, दैट मींस सब सेक्शन ए। क्या बोलते हैं? सेक्शन नंबर 2 ब्रैकेट ए का मतलब है सब सेक्शन ए। ऐसे ही सेकंड वर्ड यहां पर लिखेंगे हम एक्सेप्टेंस। तो फर्स्ट डेफिनेशन कौन सी है हमारे पास में? ऑफर, प्रपोजल। सेकंड कौन सी लिखेंगे? एक्सेप्टेंस। इसी के साथ लिखते हैं प्रॉमिस।
क्योंकि इन दोनों को सेम सेक्शन में डिफाइन किया गया। तो पहला हमने लिखा ऑफर या प्रपोजल, दूसरा हम लिख रहे हैं अपने पास में बेटा एक्सेप्टेंस या प्रोमिस वाला वर्ड। इसका सेक्शन कौन सा लिखो, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन बी। अब वन बाय वन इन सब को हम नोट करने वाले हैं, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन बी। और सिर्फ नोट नहीं करेंगे, पूरा पार्ट समझेंगे और बाद में नोट्स भी दिखाऊंगा आप लोगों को मैं, ताकि हमारी क्लैरिटी मिले कि अच्छा जो हमने पढ़ा वो पूरा का पूरा पार्ट हमें याद भी हो चुका। तो लेट्स बिगिन विद द पार्ट। हम पढ़ रहे हैं अपनी फर्स्ट डेफिनेशन के बारे में। तो लिखना चालू करते हैं गाइस कि लॉ के अंदर कौन सी लीगल लैंग्वेज से ऑफर को डिफाइन किया गया। लॉ के अंदर कौन सी लीगल लैंग्वेज से ऑफर को डिफाइन किया गया, फिर आएंगे बात किसके ऊपर, एक्सेप्टेंस के ऊपर। ऐसे अपनी स्टेप बाय स्टेप हम अपनी कंप्लीट डेफिनेशन वाले पार्ट को सीख लेंगे। तो पहला लिखा हमने ऑफर या प्रपोजल, पहले इसे लिखते हैं फिर उसको लिखेंगे, नोट करेंगे। तो सुनो बात ध्यान से। अभी जो मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि रॉबिन ने हुड को अपना लैपटॉप बेचने की बात की, रॉबिन ने हुड को अपना लैपटॉप 50,000 में बेचने की बात की, बोला भाई खरीदेगा क्या, आई वॉन्ट टू सेल माई लैपटॉप टू यू फॉर 50,000 रुपीज। तो यहां पर उसने एक ऑफर दिया, आपने बोला ऑफर दिया, बट इसे लीगल लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, आओ देखते हैं। तो गाइस लॉ ने ना कुछ बातों को डिफाइन किया। कैसे बोला, लॉ ने कहा कि ऑफर को डिफाइन किया, कैसे लिखना, लिखो व्हेन वन पर्सन, नोट करो हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रेडी हो हमारे पास में। तो लिखो व्हेन वन पर्सन signifies, when one person signifies to another person, जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को बताता है, टू अनदर पर्सन, रॉबिन ने बताया हुड को, याद आया, अनदर पर्सन क्या, लिखो हिज और हर विलिंगनेस, हिज और हर विलिंगनेस। गाइज लॉ ने ना जो डेफिनेशंस लिखी है ना वो पैराग्राफ फॉर्म में लिखी है, बट अपने प्रिपरेशन पॉइंट से मैं इन्हें बुलेट में डिवाइड कर रहा हूं ताकि हमारे कोई वर्ड स्किप ना हो और सारे पार्ट के क्वेश्चन आपके हैंड टू हैंड रेडी भी रहें, ठीक है। तो वर्ड क्या है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन हिज और हर विलिंगनेस, किस चीज के लिए, लिखो टू डू, कुछ करने को लेके, और टू एब्सटेन, टू डू, नोट करेंगे, नोट करते रहो बेटा, और टू एब्सटेन, एब्सटेन बोलते हैं मना करने को लेके, दैट मीन्स टू डिनाई समथिंग, मना करना। तो क्या बोला, जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को सिग्निफाई करता है, बताता है अपनी विलिंगनेस, अपनी इच्छा, किस लिए, कुछ करने को लेके या कुछ मना करने को लेके, पर्पस क्या है, पर्पस क्या, लिखो विद ए व्यू टू ऑब्टेन, विद ए व्यू, पर्पस क्या है, विद ए व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ अनदर। नोट करो, समझाऊंगा इस पार्ट को कैसे लिखा, जो एग्जांपल मैंने लिया उसी से पूरा समझा दूंगा आप लोगों को पार्ट। विद व्यू टू ऑब्टेन द असेंट बोलते हैं बेटा सहमति को, ये लीगल वर्ड है इसलिए मैंने बोला था आपको, ASSENT को सहमति बोलते हैं। तो विद व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ अनदर, द असेंट ऑफ अनदर पर्सन, तो क्या कहा जाएगा, लिखो द पर्सन इज सेट टू मेक एन ऑफर, जिसने सिग्निफाई किया क्या कहा जाएगा, द पर्सन इज सेट टू मेक एन ऑफर, कहा जाएगा उसने क्या किया, उसने ऑफर दिया या उसने प्रपोजल दिया, उसने ऑफर दिया। तो ये ना इसको अगर पैराग्राफ में कंबाइन कर दोगे तो बन जाएगी लीगल डेफिनेशन प्रॉपर। मैंने ब्रेक कर दिया ताकि हम इससे क्वेश्चन निकाल सके। तो लेट्स चेक दिस फर्स्ट, देखो ध्यान से गाइस, पहला पार्ट क्या निकल गया, नोट करो इसको। तो पहला वर्ड क्या निकल गया, द नंबर वन पार्ट इज, हम बात कर रहे हैं ऑफर या प्रपोजल किसे कहा जाता है। तो चेक करो, अभी अभी जो मैंने पार्ट दिया आपको, यहां पर बताया रॉबिन और हुड की कहानी बताई। तो रॉबिन ने इनिशियली जो बात बोली थी हुड को, वो क्या था, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन, चेक कर पा रहे हो, व्हेन वन पर्सन, रॉबिन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन, हुड, क्या बताया उसने आप उसको, उसने अपनी विलिंगनेस जाहिर की कि उसे अपना लैपटॉप बेचना था, याद आया, 50,000 रुपीज में उसे अपना लैपटॉप बेचना था। उसे बोलता है विलिंगनेस जाहिर की, क्या करने के लिए दी, टू डू, कुछ करने के लिए किया था ऑफर या कुछ मना करने के लिए किया था, सर कुछ करने के लिए किया था, यहाँ तो ऑफर, मना करने में क्या हो जाता, कि अगर बोलता भाई ये वाला काम मत करना तो ये पैसे दूंगा, एग्जांपल रिमेंबर, तो होता है मना करना। लेकिन यहाँ पे ऑफर कौन सा हुआ, यहाँ हमारा ऑफर हो कुछ करने को लेके, पर्पस क्या था कि वो सामने वाले पर्सन की सहमति, असेंट ले सके, मतलब रॉबिन हुड की सहमति ले सके, इसलिए उसने उसको अपनी विलिंगनेस जाहिर की। लो ने ये बोला, ये हमने नहीं, लो ने बोली ये बात। तो कहा जाएगा कि जिस पर्सन ने ऐसी विलिंगनेस जाहिर की, उसने क्या दिया, सामने वाले को ऑफर दिया, एंड दिस इज योर
डेफिनेशन, द लीगल डेफिनेशन ऑफ ऑफर। बोलो क्लियर हुई, बोलो क्लियर हुई। हैव अ लुक ऑन द पार्ट गाइस, देखो ध्यान से कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन हिज और हर विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू। यहाँ पे टू डू वाला पार्ट है, दैट मींस पॉजिटिव ऑफर। इससे दो बातें निकलती हैं कि ऑफर में भी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे क्लियर हो गया। तो ये डेफिनेशन थी बेटा ऑफर की, क्लियर हो गई। अब ऑफर के बाद में दूसरा वर्ड क्या था कि हुड ने क्या किया था, हुड ने फिर उसको बोला कि हाँ आई एम रेडी टू बाय योर लैपटॉप ₹4। जो उसने बोला उसके बाद पे एग्री किया ना, उसी को बोलते हैं एक्सेप्टेंस। तो ऑफर नोट हो गया, समझ में भी आ गया गाइस, बताओ टेल मी इज इट सो क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? नहीं है सर। चलो आगे आते हैं। अब आया वर्ड किसके ऊपर कि टेल मी एक्सेप्टेंस किसे कहा जाता है। अब जवाब दो, जो हुड ने किया वो क्या किया? रॉबिन और हुड के केस में हुड ने क्या किया? हुड ने एक्सेप्टेंस दिया। तो कैसे दिया कि जिसको ऑफर दिया उसने अपनी सहमति दे दी उसके ऊपर, तो वही लिखा जाएगा ना। तो लिखो एक्सेप्टेंस में लिखो व्हेन लीगल, हम लिख रहे हैं लीगल डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन बी, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन ए। तो लिखते हैं बी वाले पार्ट में लिखो व्हेन द पर्सन, अब वर्ड क्या आएगा? व्हेन द पर्सन, वो व्यक्ति, टू हुम, जिसको ऑफर दिया गया, टू हुम एन ऑफर इज मेड, वो व्यक्ति व्हेन ऑफर इज मेड, जिसको ऑफर दिया गया, क्या करे? आगे लिखो इफ सिग्निफाइज, अगर बता दे, इफ सिग्निफाइज क्या बता दे? लिखो हिज और हर असेंट, लड़का था तो हिज वरना हर, हिज और हर असेंट, असेंट सहमति, असेंट देयर टू। इट मींस दैट गाइस कि जो जिस पर्सन को ऑफर दिया गया, जिस पर्सन को ऑफर दिया गया, अगर वो अपनी सहमति दे दे, अगर वो अपनी सहमति बता दे, तो कहा जाएगा, क्या बोलोगे? तभी तो बोलोगे कि ऑफर एक्सेप्ट हो गया। तो लिखो क्या कहा जाएगा? देन सच ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, सच ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। तो कहा जाएगा कि आपका ऑफर हो गया बेटा एक्सेप्ट हो गया। बोलो क्लियर है? तो यहां तक तो पार्ट किसका है डेफिनेशन का कि एक्सेप्टेंस क्या होता है, कि ऑफर जिसको दिया गया उसने अपनी सहमति दे दी, जिसको ऑफर दिया गया उसने अपनी सहमति दे दी, दैट मींस उसने एक्सेप्टेंस दे दिया गाइस। बोलो क्लियर है? यहां तक आगे बढ़ूं। अब आया वर्ड, सर आपने एक वर्ड और लिखा साथ में प्रॉमिस। ये प्रॉमिस क्या होता है गाइस? जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो बन जाता है प्रॉमिस। सिंपली लाइन है, लो ने सिंपली बोला इस बात को कि जब कोई ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो ऑफर बन जाता है प्रॉमिस कहलाता है। तो लिखो इसके बारे में एक लाइन लिख देता हूं अलग से मैं इसको याद रखने के पॉइंट से, क्योंकि यहां तक तो मीनिंग किसका आ गया? एक्सेप्टेंस का। प्रॉमिस क्या होता है? लिखो व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड, लिखो व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड, नोट करते रहो, जब एक ऑफर एक्सेप्ट हो चुका होता है, व्हेन ऑफर इज एक्सेप्टेड, क्या बोलते हैं? इट बिकम्स ए प्रॉमिस, इट बिकम्स ए प्रॉमिस। क्योंकि सिंपल पता है बेटा क्या दिक्कत है? आप अपने किसी भी वर्ड को लॉ के अंदर, खासकर जब अपना सीएमए फाउंडेशन की बात कर रहे हैं और जब पूरा पेपर एमसीक्यू आने वाला हो, तो आप वहां पर अपनी लीगल लैंग्वेज के वर्ड्स को नहीं तोड़ सकते, डायरेक्टली वर्ड्स को कैच नहीं कर सकते। अगर वैसे करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे कुछ पार्ट छूट जाएंगे। दूसरी बड़ी बात इसलिए मैं कहता हूं कि हम लॉ को भी रट्टा मार के नहीं पढ़ने वाले भाई, लॉ को पढ़ेंगे समझ के, पूरा समझना, रट्टा नोट अलाउड इन द क्लासरूम। तो वर्ड क्या है? पूरी डेफिनेशन को ब्रेक कर लेंगे ताकि उससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब निकाल लें। बोलो क्लियर है? तो एग्जांपल की यहां दो बातें निकल के आई कि भैया पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ऑफर हो सकते हैं। यहां का सीखा ऑफर एक्सेप्टेंस कब बनता है, ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद क्या कहलाता है? वो बन जाता है प्रॉमिस। तो प्रॉमिस का मतलब क्या कि जब आपका ऑफर क्या होता है बेटा? एक्सेप्ट हो जाता है, उसे कहते हैं प्रॉमिस। तो ये मैंने लीगली लिखा, लेकिन देखना यहां पे चार्ट में भी क्या लिखा मैंने, ये भी चेक करो ना हैंड टू हैंड साथ में। तो यहां भी क्या लिखा बताना बेटा? यहां भी तो वही लिखा, ऑफर जब एक्सेप्ट हुआ तो क्या बन गया? प्रॉमिस। और तो यहां भी क्या लिखा? ऑफर क्या था, एक्सेप्टेंस क्या था, ऑफर एक्सेप्ट हुआ तो क्या कहलाया? वो बन गया बेटा प्रॉमिस वाला वर्ड। एंड ये आपकी बन गई लीगल डेफिनेशन स्टार्टिंग की दो वाली, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन ए, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन बी। बोलो क्लियर है? कोई डाउट इस पे? सर कोई डाउट नहीं है, पक्का गारंटी? डन है बेटा? आगे बढ़ सकता हूं मैं? ठीक है, आगे मूव करें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। लेट मी टेल यू, दिखा देता हूं पहले आगे बढ़ने से पहले।
तो जो लीगल डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 में दिखा देता हूं, बुक के पार्ट में भी देख लो ताकि कुछ छूटे ना, स्किप ना हो कुछ भी। डेफिनेशन को डिफाइन किया गया सेक्शन नंबर 2 के अंदर है। जो फर्स्ट डेफिनेशन गाइस, ऑफर क्या होता है, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन ए बोलते हैं इसको। क्या लिखा पढ़ लो, वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन willingness to do or abstain from doing anything, लिखा हुआ है ना, with a view to obtain the assent of another, क्या बोलते हैं, set to make an offer or proposal। जो हमने सेम पार्ट लिखा उसी को हमने ब्रेक किया ताकि अपने पास में हमारा आंसर प्रॉपर निकल के आ जाए। फर्स्ट डेफिनेशन क्लियर हो गई, याद भी हो गई। आगे आते हैं, द नेक्स्ट वन इज एक्सेप्टेंस। किसे कहते हैं, जो पर्सन इसको ऑफर दिया गया अगर वो बता दे अपनी सहमति तो क्या कहा जाएगा, ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, उसे एक्सेप्टेंस कहा जाएगा। लास्ट क्या लिखा, जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है क्या बन जाता है, ये प्रोमिस बन जाता है। तो ये सेम डेफिनेशन बताओ, सेम हमने पढ़ी, सेम ही लॉ में लिखी, सेम को हमने ब्रेक कर लिया। समझ में आया, आइडिया मिला। तो इससे फायदा समझ में आ रहा है, लॉ जब लिखोगे ना तभी याद होता है गाइस। कोई कहे ना कि लॉ सुन लो सिर्फ, तो लॉ सुनने से याद होगा, आंसर इज नो। सुनने से सिर्फ क्लैरिटी मिलती है, अच्छा क्या लॉ कहना चाह रहा है, बट याद तभी होगा जब आप उस लॉ को लिखेंगे। तो इसलिए लॉ के नोट्स बनाने बहुत बहुत जरूरी हैं, ठीक है, ओके। तो इसलिए हम क्लास के नोट्स बनाएंगे, फिर उसको पढ़ेंगे अपने पास में, और यही पैटर्न हमारा चलता रहेगा, पैटर्न यही रखने वाले। दो पार्ट क्लियर हो गए गाइस, तो ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आते हैं। आओ बनाओ नेक्स्ट चार्ट बेटा। तब ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, अब कौन सा डेफिनेशन सर, सेक्शन नंबर 2 कौन सा, ए बी हो गया, बी बी हो गया, कौन सा बनेगा, सी। तो सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन सी, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन सी, लिखो, नोट करते हैं, नोट करो बेटा। तो ये बन गया हमारा थर्ड डेफिनेशन, दैट इज को लिखो इसमें प्रोमिस एंड प्रोमिजी। मतलब ये किसके नाम आ गए सर, बेटा जो ऑफर देता है और जिसको ऑफर दिया जाता है उन्हें क्या कहते हैं लॉ में। अपने शब्द थोड़ी बोलोगे आप, कोई वर्ड तो दोगे ना इसमें लॉ के अंदर। तो लॉ ने को वर्ड्स दिए हैं, बोला भाई जो ऑफर देगा वो क्या कहलाएगा और जिसको ऑफर दिया गया वो क्या कहलाएगा। तो फर्स्ट वर्ड आया सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन सी, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन सी। ये डिफाइन करता है गाइस ऑफर मतलब देने वाला और जिसको दिया गया उसके बारे में। और पहले इसको लिख लेते हैं फिर इसको नेक्स्ट को लिखेंगे, ठीक है, साथ साथ लिखते रहो, नोट करते रहो। तो बताओ किसे कहा जाएगा प्रोमिजर, किसे कहा जाएगा प्रोमिजी। सोचो किसे कहा जाएगा प्रोमिजर, किसे कहा जाएगा प्रोमिजी। याद रखना लॉ में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपके पास जो पर्सन ऑफर देता है, जो पर्सन ऑफर देता है गाइस उसे प्रोमिजर नाम दिया गया है, और जिस पर्सन को ऑफर दिया जाता है उसे प्रोमिजी नाम दिया गया। याद रहेगा क्या बोला, जो पर्सन ऑफर देता है उसे प्रोमिजर कहते हैं, जिस पर्सन को ऑफर दिया जाता है उसे प्रोमिजी कहा जाता है। तो मतलब रॉबिन कौन था प्रोमिजर, हुड कौन था प्रोमिजी, जो हमने एग्जांपल लिखा पीछे, ठीक है, ओके। तो नोट दैट, इसको नोट करते हैं, चलो लिखते हैं। तो फर्स्ट लिखते हैं, तो फर्स्ट क्या है, लिखो द पर्सन, इनके और भी नाम बताऊं कौन कौन से नाम। फर्स्ट लिखो द पर्सन हु मेक्स एन ऑफर, द पर्सन हु मेक्स एन ऑफर, वो व्यक्ति जो ऑफर देता है उसे क्या बोलते हैं, उसको नाम दिया लो ने बेटा प्रोमिजर, इसी को कहते हैं प्रोमिजर। इसके और नाम लिख लो, तीन दो नाम और भी हैं इसके, इसी को कहते हैं बेटा ऑफरर, ऑफर देने वाला, समझ रहे हो। फर्स्ट इज क्या बोलते हैं प्रोमिजर, इसी का नाम है ऑफर, इसी को कहते हैं प्रपोजर या प्रपोजल देने वाला। तो तीनों में से कोई भी नाम दिख जाए मतलब सेम है तीनों का। दूसरा वर्ड कौन सा है, प्रोमिजी कौन होता है, तो लिखो प्रोमिजी का मतलब क्या है, जिसको ऑफर दिया गया। तो लिखो द पर्सन टू whom an offer is made, द पर्सन टू whom an offer is made, वो व्यक्ति जिसको ऑफर दिया गया, ऑफर इज मेड, उसे क्या नाम दिया गया गाइस, उसे कहा जाता है क्या, बोलो, लिखो प्रोमिजी। क्या बोलते हैं प्रोमिजी, प्रोमिजर का उल्टा प्रोमिजी, ऑफर का उल्टा बनता है ऑफरी, क्या बोलते हैं ऑफरी, और प्रपोजर का उल्टा प्रपोजर का उल्टा क्या बनेगा आपके पास एक्सेप्ट। तो तीन नाम दिए, प्रोमिजी, ऑफरी और एक्सेप्ट। क्या बना, प्रोमिजी, ऑफरी और एक्सेप्ट। ये वर्ड तीन है इसके, तो याद रहेंगे नाम, इसके क्लियर रहेंगे बेटा। तो वर्ड्स में क्या आया, जिसने ऑफर दिया वो कौन कहलाता है और जिसको ऑफर दिया गया वो कौन कहलाता है। क्लियर है। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन सी, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन सी डिफाइन करता है इन्हीं लोगों को बेटा। बोलो क्लियर हो गया, जिसने दिया
प्रोमिजर, ऑफर, प्रपोजर, जिसको दिया टू हुम, प्रोमिजी, ऑफरी और एक्सेप्टर। डन है गाइस, आगे बढ़ सकता हूं मैं। तो ए बी सी, सी तक बातें आ गई। अब डी पार्ट लिखते हैं, डी थोड़ा बड़ा इसलिए आगे लिखूंगा उस पार्ट को मैं। नोट करना है, नोट हो गया। व्हाट इज, हु इज प्रोमिजर, हु इज प्रोमिजी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट थोड़ा बड़ा मुझे चार्ट चाहिएगा इसलिए लिखता हूं इस पे आगे। तो फॉर्म द नेक्स्ट पार्ट। तो ए बी सी डी, डी में कौन आता है? डी में नाम लिखो बेटा कंसिडरेशन। डी इज कॉल्ड कंसिडरेशन। सर ये तो वही नाम आ गए पीछे वाला। हाँ वही तो आएगा, तभी तो स्टार्टिंग में बता दिया आप लोगों को मैंने कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, याद आ गया वो वाला वर्ड। तो आगे लिखते हैं इसके बारे में। द नेक्स्ट डेफिनेशन क्या बनेगी, नोट करो गाइस, नोट कीजिए, लिखो कंसीडरेशन। सेक्शन नंबर 2 कौन सी बनेगी, नाम लिखते हैं पहले, लिखो कंसीडरेशन। डेफिनेशन इज कंसीडरेशन। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन डी, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन डी, डिफाइन द टर्म कंसीडरेशन गाइस। तो लिखते हैं इसके बारे में, नोट करते हैं, किसे कहा गया है कंसीडरेशन, किसे कहा गया कंसीडरेशन, नोट करें, समझना। अभी आपने डेफिनेशन में क्या सीखा कंसीडरेशन के बारे में, जो एग्जांपल दिया उसमें क्या सीखा था कि जिन चीजों को लेके ऑफर एक्सेप्टेंस किया जाता है, जिन चीजों को लेके ऑफर एक्सेप्टेंस किया जाता है उन्हें कंसीडरेशन कहा जाता है। जिस तरह लैपटॉप और 50,000 रुपए इन द एग्जाम्पल, वो था कंसीडरेशन। तो उसको लीगली कैसे डिफाइन किया लोगों ने, आओ लिखते हैं इसके बारे में। नोट करते हैं गाइस, नोट कीजिए, लिखो, लिखो, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर, फर्स्ट वर्ड आया, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर, लिखते रहो, समझाऊंगा इसका मीनिंग में। प्रोमिजर लाइन नंबर 2 लिखो, ब्रेक कर रहा हूं इस लाइन को मैं। प्रोमिजर लिखो, द प्रोमिजी, पूरा मीनिंग समझाऊंगा, तुम बस लिख लो, समझा अपने आप दूंगा बेटा मैं। द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन, द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन, लो बस लिख लो, बिठाना मेरा काम है, गारंटी दिमाग में तुम्हारे, बस ये गारंटी मेरी है। तो लिखो एनी अदर पर्सन, 3 बातें लिखो, हैज डन, इसको ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा, फर्स्ट लिखो हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, मतलब कुछ किया था, एब्सटेन से बना एब्सटेन, मना करना, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो फर्स्ट वर्ड क्या, नोट करते हो, अभी सिर्फ नोट करते रहो बेटा, क्योंकि लीगल वर्ड्स में छोड़ नहीं सकते हम इसको, तो सारे वर्ड लिखने होते हैं। तो व्हेन डिजायर ऑफ द प्रोमिजर, द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, लिखो दूसरा, और डज और abstain from doing something, does or abstains from doing something, from doing something, कुछ किया था या कुछ मना किया था, कुछ कर रहा है या कुछ मना कर रहा है, चेक कर पा रहे हो, पास्ट, प्रेजेंट, ठीक है, ऑफ डूइंग समथिंग। और लिखो, और प्रॉमिस टू डू, प्रॉमिस कर रहा है, प्रॉमिस टू डू और टू एब्सटेन, promise to do or to abstain from doing something, from doing something, कुछ करेगा या कुछ करने के लिए प्रॉमिस कर रहा है, मना कर रहा है। तो 3 सेंटेंसेस दिख रहे हैं आप लोगों को यहां पे। पहला दिखा होगा बेटा कौन सा, पास्ट वाला पार्ट, कुछ किया था या कुछ मना किया था, कुछ कर रहा है या कुछ मना कर रहा है, कुछ करेगा या कुछ मना करेगा। तो यहां पर जो समथिंग समथिंग वर्ड आया ना, बार बार रिपीट कर रहा हूं, सुना ध्यान से बात को, उसी को कहा जाता है कंसीडरेशन। तो लिखो द समथिंग, हेयर द टर्म, क्या बोलूंगा, हेयर सच समथिंग ऑन एक्ट ऑफ, द सच समथिंग इज नॉन एज, सर ये तो अलग नहीं हुआ, नहीं बेटा वही वाला पार्ट है, लिखवाता हूं, दिखाता हूं, इज सैड टू बी नोन एज, उसी को कहा गया कंसीडरेशन। तो जिस चीज को लेके सारी बातें बोल रहा था ना, वही कहलाता है बेटा कंसीडरेशन। तो ये तो लिख लिया, अब मैं समझाता हूं इस वर्ड को, ठीक है, ओके। तो नॉमिनल मीनिंग तो नॉर्मल समझ में आया कि यार जिन चीजों को लेके ऑफर एक्सेप्टेंस करते हैं लोग, उन्हें कंसीडरेशन कहते हैं, लो में याद है कंसीडरेशन, ठीक है, ओके। अब एग्जांपल के लिए समझते हैं इस पार्ट को, क्या बोलना चाह रहा है, समझना। जब प्रोमिजर की इच्छा पर, सुनना भाई, ऑब्वियस बात बताओ, प्रोमिजर मतलब ऑफरर, तो ऑफरर ही तो होता है जो बताएगा कि वो अपना सामान कितने में बेचेगा,
रिमेंबर, ये अपनी सर्विस कितने में देगा, सिंपल सी बात। तो क्या बोला, व्हेन डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर मतलब जिसको ऑफर दिया गया, एनी अदर पर्सन का मतलब होता है थर्ड पार्टी, लॉ में 3 पार्टी, थर्ड पार्टी मतलब प्रोमिसर के अलावा और कोई लोग क्या कहलाएंगे, थर्ड पार्टी। तो क्या बोला, जब प्रोमिसर की इच्छा पर प्रोमिसर या थर्ड पार्टी क्या करता, 3 बातें बोली। पहला वर्ड बोला बेटा पास्ट टेंस, कुछ किया था या कुछ मना किया था, और लिखा प्रेजेंट, कुछ कर रहा है कुछ मना कर रहा है। फ्यूचर, कुछ करेगा या कुछ मना करेगा। 3 टाइप की बातें, 3 टाइप एग्जांपल बन सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल बोलूं कि रॉबिन ने हुड को एग्जांपल दिया था ना कि मैं लैपटॉप बेचूंगा, तो बोला पैसा भी दूंगा, दोनों बातें फ्यूचर में गई, इसे बोलते हैं फ्यूचर कंसिडरेशन। भाई लैपटॉप ले ले 50,000 में और पैसा दे दे, वो कौन सा है, प्रेजेंट कंसिडरेशन। लेकिन मैंने बोला लैपटॉप ले लिया था, पैसा कब देगा, फ्यूचर में दूंगा। एक पार्ट पास्ट में एक पार्ट फ्यूचर में, उसे बोलते हैं पास्ट कंसिडरेशन। हालांकि इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन इसके खुद के चैप्टर में है कंसिडरेशन में, वहां डिटेल पढ़ेंगे इसको। यहाँ पार्ट में क्या है सुनना ध्यान से। तो वर्ड क्या निकला पहले समझो ध्यान से। प्रोमिसर की इच्छा पर जब प्रोमिसर या थर्ड पार्टी कुछ कर रहा था या कुछ मना कर रहा था, कुछ कर रहा है या कुछ मना कर रहा है, कुछ करेगा, प्रोमिस कर रहा है, फ्यूचर प्रोमिस कर रहा है मना करने के लिए। तो यहां पर जिन चीजों को लेके ये किया और करना मना किया जा रहा है, उन्हीं को कहते हैं बेटा कंसिडरेशन। तो वही तो हमने भी बोला कि जिन चीजों को लेके ऑफर एक्सेप्टेंस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। बोलो क्लियर हुआ? एंड दिस इज योर लीगल डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन। समझ में आई बेटा? कोई डाउट बताओ इसमें? सर दिखा भी दो इसको, लो बेटा देख लो। तो फर्स्ट समझते हैं, ओके। हालांकि इनका डिटेल डिस्कशन दोबारा इनके चैप्टर्स में आएगा, या डेफिनेशन इनके ऊपर, ठीक है। तो यहां पर डेफिनेशन सीखोगे तभी चैप्टर समझ में आएगा आपको आगे। तो आगे वर्ड क्या था, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन सी, याद है, प्रोमिसर प्रोमिसी क्या था, द पर्सन हु मेक्स एन ऑफर टू अनदर पर्सन, जो पर्सन ऑफर देता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोमिसर, ऑफरर या प्रपोजर। जिसको ऑफर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रोमिसी, ऑफरी या एक्सेप्टर कहते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज कंसिडरेशन, हमने सीखा भी 2 सेक्शन डी वाले पार्ट में। तो क्या वर्ड सीखा आप लोगों ने, डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी पर्सन थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मतलब क्या होता है बेटा, लॉ में प्रोमिसर प्रोमिसी के अलावा ऑफर देने वाला और ऑफर जिसको दिया गया, इन लोगों के अलावा कोई भी और पर्सन जब होता है उसे क्या बोलते हैं, थर्ड पार्टी कहते हैं। याद रहेगा, उसे क्या बोलते हैं, थर्ड पार्टी कहते हैं। तो वर्ड क्या आएगा ये समझना। प्रोमिसर की इच्छा पर क्या बोला, 3 बातें आई, डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग पहला वर्ड, डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग प्रेजेंट वर्ड, प्रॉमिस टू डू फ्रॉम डूइंग फ्यूचर। तो 3 तरह की चीजें। इसका मतलब इंडिया में कंसिडरेशन 3 तरह का हो सकता है, पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है और फ्यूचर हो सकता है। मतलब तीनों तरह के कंसिडरेशन अलाउड है। पास्ट में कोई काम किया था, पैसा फ्यूचर में दे रहे हो, पास्ट कंसिडरेशन। हैंड टू हैंड इमीडिएट कर रहे हो, प्रेजेंट कंसिडरेशन। दोनों काम फ्यूचर में कर रहे हो, सामान भी फ्यूचर में, पैसा भी फ्यूचर में, फ्यूचर कंसिडरेशन। तो उस समथिंग को क्या कहते हैं, समथिंग इज नोन एज, क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन। ये लीगल डेफिनेशन है बॉयज। समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है इस पार्ट के ऊपर? तो ये नोट्स भी हमने पढ़ लिए और हमने चार्ट भी अपना नोट्स बना लिया इसका। तो सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन डी क्लियर है यहां तक? बताओ चले आगे बढ़े? नॉट इट गाइस, चले आगे आते हैं। अब ए बी सी डी तक तो हो गया, डी के बाद आता है ई, तो बनाते हैं ई का नंबर भी। तो बताओ ए बी सी डी तो हो गया, अब आया किसका, ई का नंबर। सर इक्वेशन में भी दिखाया था ये वाला पार्ट, देख लो बेटा, दिखा देता हूं, देखो हेयर डेफिनेशन चेक करो क्या लिखा था, ये तो लिखा था, क्या था देखो, प्रोमिसी, प्रोमिस प्लस कंसिडरेशन क्या बन गया, अग्रीमेंट। अब नंबर किसका आएगा, अग्रीमेंट का आएगा। चले आगे, तो देखो दिखाता हूं, चलो लिखते हैं, हेडिंग बनाओ गाइस इसके ऊपर। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज अग्रीमेंट। तो सेक्शन नंबर 4 तो हो गई ना, 5th लिखते हैं, ये 5th नंबर। हेडिंग बनाओ, लिखो अग्रीमेंट क्या होता है। द वर्ड इज कॉल्ड अग्रीमेंट। लिखो सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन ई, ए बी सी डी ई, हाँ ई तक आएगा। तो ए बी सी डी ई, ई में कौन आया, और याद रखना इन पे सेक्शन याद रखना इनके। एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है गाइस कि बताओ भैया अग्रीमेंट किस सेक्शन में डिफाइन किया गया, कंसिडरेशन किस सेक्शन में डिफाइन किया गया। तो जब ये वर्ड पूछेगा तो आपको सेक्शन याद होना चाहिए इसका। तो सीक्वेंस का है ना, ए बी, ए ऑफर, बी एक्सेप्टेंस, सी प्रोमिसर प्रोमिसी, डी कंसिडरेशन, ई कौन सा, अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट क्या होता है, एक और लिख लेते हैं इसके बारे में, साथ में बनाते हैं, छोटा छोटा सा बार बनने वाला है। इसी का एक पार्ट है अग्रीमेंट का ही, वो अलग नहीं, उसको साथ में लिखेंगे। ई इसको एफ बोलते हैं उसको,
तो वो भी लिख लेते हैं, वो इसी का पार्ट है, उसको डेफिनेशन पॉइंट से सेपरेट लिखा जाता है गाइस। तो लिखते हैं, लिखो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, ये बन गया फिफ्थ, ये लिखो सिक्स्थ, ABCDEF लिखो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। द वर्ड इज रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। सेक्शन नंबर कौन सा बनेगा? सेक्शन नंबर 2, सब सेक्शन ई के बाद एफ। तो लिखते हैं इनके बारे में, नोट कीजिए। तो फर्स्ट लिखते हैं अग्रीमेंट क्या होता है गाइस। फर्स्ट इज अग्रीमेंट किसे कहा जाता है, नोट करो। तो अग्रीमेंट क्या होता है बताओ, अभी क्वेश्चन सीख चुके हो। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसीडरेशन, यही तो बना ना। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसीडरेशन इज कॉल्ड एग्रीमेंट। कि जैसे किसी ने ऑफर दिया और सामने वाले ने एक्सेप्ट किया और कंसीडरेशन भी था, तो क्या बन जाएगा, उसे अग्रीमेंट कहा जाता है। बोलो क्लियर हुआ, समझ में आया? उसी को लिख लेते हैं, लीगल लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, लिखो, नोट करो। तो अग्रीमेंट को कैसे डिफाइन किया लो ने, तो लिखो बेटा। सर ये वही वाला जो हम पढ़ते हैं नॉर्मल सुनते हैं एग्रीमेंट, ये वही एग्रीमेंट है बेटा। अग्रीमेंट का मतलब लो में यही होता है जो आप लिख रहे हो अभी इस टाइम पे, ठीक है। नोट करो गाइस, लिखो एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस, कौन सा लिखो, फॉर्मिंग कंसिडरेशन, चेक करो ना। एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, फॉर्मिंग, इसको अलग से लिखता हूं मैं, अलग से फॉर्मिंग वाले वर्ड को, प्रॉमिस आगे फॉर्मिंग कंसिडरेशन, जो क्या बना रहा है, कंसिडरेशन बना रहा है, फॉर्मिंग कंसिडरेशन। चेक करो ना, जब एक ने प्रॉमिस किया तो दूसरे ने भी प्रॉमिस किया ना, एक ने ऑफर दिया तो भी प्रॉमिस है कि मैं लैपटॉप बेच रहा रोबिन, वो पैसा देने की बात कर रहा है। तो एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, जिससे क्या बना, कंसिडरेशन बना गाइस, जिससे क्या बना, कंसिडरेशन बना, उसी को क्या कहते हैं, लिखो, कंडीशन इज सेड टू बी नोन एज एग्रीमेंट, उसी को एग्रीमेंट बोलते हैं। इज सेड टू बी नोन एज, क्या बोलते हैं, अग्रीमेंट। तो सिंपली क्या समझ में आया कि जब कोई पर्सन ऑफर देता है, उसने भी प्रॉमिस कर दिया ऑफर के टाइम पे, और जब किसी ने एक्सेप्ट किया उसने भी प्रॉमिस कर दिया। तो वर्ड क्या बना, एवरी प्रॉमिस, हर एक प्रॉमिस, और सेट मतलब ग्रुप ऑफ प्रोमिसेस, जिससे क्या बना, कंसिडरेशन बना। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन क्या बन जाता है, उसी कहते हैं बेटा अग्रीमेंट कहते हैं। तो नॉर्मली रॉबिन और हुड में क्या बना था, पहले अग्रीमेंट बना था। बोलो क्लियर हो गया। अब यहां पर आया वर्ड नेक्स्ट, कौन सा है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। क्या होता है साहब, तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, कोई अलग से पार्ट नहीं, इसी का हिस्सा है वो। नॉर्मली यहां हम बोल रहे हैं ग्रुप ऑफ प्रोमिसेस, ठीक है, सेट मतलब ग्रुप ऑफ प्रोमिसेस। यहां बोलेंगे इंडिविजुअल प्रोमिस क्या कहलाते हैं। तो जो अग्रीमेंट में दो प्रोमिसेस हैं, चेक कर पा रहे हो, अग्रीमेंट में दो प्रोमिस हैं, अब वहां पर उन प्रोमिस को इंडिविजुअली क्या कहते हैं, उन्हें बोलते हैं रेसिप्रोकल। दैट मींस आपके लिए मेरा, मेरे लिए आपका प्रोमिस क्या कहलाएगा, इंडिविजुअली कहलाएंगे वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस, साथ में कहलाएंगे वो अग्रीमेंट वाला पार्ट। बोलो क्लियर है। तो लिखते हैं व्हाट इज रेसिप्रोकल गाइस, नोट कर लो, लिखो, इसके बारे में नोट करते हैं। फर्स्ट लिखो एवरी प्रॉमिस, हर वो प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस विच फॉर्म, जो बनाता है, प्रॉमिस विच फॉर्म ए पार्ट और होल ऑफ द प्रॉमिस, और होल ऑफ द प्रॉमिस, हर वो प्रॉमिस जो क्या बनाता है, एक हिस्सा बनाता है, प्रॉमिस या होल ऑफ द कंसिडरेशन। बोलो, हर वो प्रॉमिस जो क्या बना रहा है बेटा, क्या बनाता है, कंसिडरेशन बना रहा है, उसे क्या कहोगे, जिस प्रॉमिस से इंडिविजुअल सुनना ध्यान से, अलग अलग प्रॉमिस, या दो थे ना, चेक करो, या दो थे ना, एक प्रॉमिस तुम्हारा, एक प्रॉमिस मेरा, मतलब एक प्रॉमिस रोबिन का, एक प्रॉमिस हुड का, तो दोनों प्रॉमिस को साथ में कहेंगे अग्रीमेंट। बट सेपरेटली क्या बोलोगे, तो क्या बोलते हैं, लिखो, इंडिविजुअली सच प्रोमिसेस इज नोन एज, क्या बोलते हैं, या सेपरेटली या इंडिविजुअली सच प्रोमिसेस, इन प्रॉमिस को सेपरेटली क्या कहा जाएगा, आर टर्म्ड एज या नोन एज, क्या बोलते हैं बेटे, इसे कहा जाता है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। बोलो समझ में आया। तो कंबाइंड प्रॉमिस अग्रीमेंट, इंडिविजुअल प्रॉमिस रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। हालांकि उसको लिखने की रिक्वायरमेंट इसलिए होगी कि सेक्शन का सीक्वेंस रूट रहा हमारे पास, हालांकि उसका वर्ड मीनिंग इसमें आ चुका है प्रैक्टिस से। तो मीनिंग क्लियर हुआ, अग्रीमेंट किसे कहा जाएगा और रेसिप्रोकल प्रॉमिस किसे कहा जाएगा।
डन है गाइस? तो दिखा भी देता हूं, देखो ध्यान से ये लिखा हुआ है यहाँ पे, हैव अ लुक ऑन द पार्ट गाइस। तो अग्रीमेंट को डिफाइन किया हुआ है, चेक कर लो। सेक्शन 2 पार्ट ई, दैट इज एवरी प्रॉमिस और सेट मतलब ग्रुप ऑफ प्रोमिसेस जिससे क्या बना, कंसिडरेशन बना, एक दूसरे को क्या बोलते हैं, इज नोन एज अग्रीमेंट। मतलब प्रोमिजर और प्रोमिजी दोनों के प्रोमिसेस, दोनों के प्रोमिस थे, दोनों के प्रोमिस थे ना, एक ने प्रॉमिस किया सामान बेचने का, एक ने प्रॉमिस पैसा देने का, तो उन दोनों के प्रॉमिस से क्या बना, उनसे बना कंसिडरेशन। तो जब ऐसा होगा तो उसी को बोलते हैं बेटा अग्रीमेंट। डन हो गया? आगे देख लो, नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल, सेक्शन नंबर 2, सब एफ किसको बोलते हैं, लिखा हुआ पार्ट चेक कर लो बेटा, एक सेकेंड चेक कर लो इस पार्ट को। कौन सा पार्ट, हैव अ लुक ऑन द पार्ट, समझना। विच प्रोमिसेस, जिससे क्या बना, कंसिडरेशन बना या पार्ट बना, तो एक दूसरे के क्या करेंगे, दोस प्रोमिसेस इंडिविजुअली नोन एज क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रोमिस। दैट मींस उन्हें इंडिविजुअली क्या कहा जाएगा, एक दूसरे के लिए, तुम्हारे लिए मेरा, मेरे लिए तुम्हारा, मतलब प्रोमिसर के लिए प्रोमिसी का और प्रोमिसी के लिए प्रोमिसर का प्रोमिस क्या कहलाएगा, उनको नाम होता है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। समझ में आएगा इस? यहां तक कोई डाउट है किसी को, पूछ सकते हो बेटा, डाउट का टाइम आपको मिल जाता है, आप उस टाइम पे प्रॉपर अपने डाउट्स भेज सकते हैं गाइस। स्पेसिफिक डाउट सेशन आपका होगा, जो भी डाउट्स किसी बच्चे को आएंगे वो डायरेक्टली अपने डाउट्स हमें शेयर करेगा। आपका स्पेसिफिक टाइम पे डाउट लूंगा आप लोगों के मैं। हालांकि अगर क्लास में नोट्स बनाओगे पढ़ोगे उसके बाद कोई डाउट रहेगा नहीं, फिर भी डाउट रहेंगे, आई विल डेफिनेटली ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू बेटा। नोट हो गया, ए बी सी डी ई एफ, एफ तक हो गया, आगे बढ़े, डन। चलो नेक्स्ट पे आते हैं गाइस, हेडिंग बनाओ, ए कहां तक हो गया, ए बी सी एफ तक हो गया, ठीक है। अब आओ जी पे, ए बी सी डी, ये डेफिनेशंस है बेटा, क्योंकि एक्चुअली इन्हीं डेफिनेशन के ऊपर कंप्लीट चैप्टर चल रहा है आपका, इन्हीं डेफिनेशंस के ऊपर कंप्लीट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा है, इसी पे सेल्फ गुड्स एक्ट भी चलेगा। तो दीज आर फंडामेंटल क्लास गाइस, इससे पूरा लो का बेस क्लियर होगा आपका, पूरे लो का बेस, ठीक है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। द नेक्स्ट वन इज, लिखो इसके बारे में, नेक्स्ट कौन सा है, लिखो बेटा वॉइड अग्रीमेंट। द नेक्स्ट इज कॉल्ड, सेक्शन नंबर कौन सा है, प्लस पॉइंट लिख लेते हैं हम, ए बी सी डी, 7th डेफिनेशन। तो लिखो, नाम लिखो इसका बेटा, लिखो वॉइड अग्रीमेंट। तो अब आपको ये मीनिंग तो क्लियर है अग्रीमेंट क्या होता है, बोलो हाँ है ना, क्या आपको ये मीनिंग क्लियर है अब अग्रीमेंट किसे कहा जाता है, ये वाला वर्ड तो क्लियर है। तो वर्ड लिखते हैं अग्रीमेंट, दैट इज सेक्शन नंबर 2 और सब सेक्शन जी। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन जी इज कॉल्ड अग्रीमेंट वाला वर्ड। आओ, तो वॉइड अग्रीमेंट किसे कहा जाएगा, नोट कीजिएगा इस, वॉइड अग्रीमेंट किसे कहा जाएगा, नोट कीजिए। तो देखो ध्यान से, अब मुझे बताओ क्या सारे अग्रीमेंट लो एनफोर्स करता है क्या? भाई लैपटॉप बेचने की बात थी तो लो ने बोला बेच लो भाई, लेकिन सोचो कोई कहता भाई किसी का मर्डर करना है, सोचो ध्यान से, चोरी करनी है, किडनैपिंग करनी है, तो क्या ऐसे अग्रीमेंट को लो अलाउ करेगा? सोच के देखो, क्या ऐसे अग्रीमेंट को लो अलाउ करेगा, किसी के सामान को नुकसान पहुंचाना एग्जांपल के लिए? तो ये सारे जो मैं एग्जांपल तुम्हें बोल रहा हूं, क्या ऐसे अग्रीमेंट को लो अलाउ कर देगा? नहीं करेगा। तो जिन अग्रीमेंट को लो परमिशन नहीं देता कॉन्ट्रैक्ट बनाने की, क्या बोल रहा हूं, जिन अग्रीमेंट को लो परमिशन नहीं देता कॉन्ट्रैक्ट बनाने की, उन्हें कहा जाता है बेटा वॉइड अग्रीमेंट, उन्हें कहते हैं वॉइड अग्रीमेंट। तो लिखो, नोट करो इस बारे में, लिखो किसे कहते हैं वॉइड अग्रीमेंट, तो लिखो नाम से क्लियर है, एन अग्रीमेंट, कौन सा वर्ड लिखो, एन अग्रीमेंट, कौन सा लिखो, विच इज नॉट एनफोर्सिबल, विच इज नॉट एनफोर्सिबल, जिसे लो परमिशन ना दे, लो अप्लाई ना करे, एनफोर्सिबल बाय लो, लो जिसे परमिशन ना दे उसे क्या कहते हैं गाइस, उसे कहते हैं वॉइड अग्रीमेंट। लिखो, सच अग्रीमेंट इज नोन एज वॉइड अग्रीमेंट। अग्रीमेंट क्या बोलेंगे, इज टर्म्ड एज वॉइड अग्रीमेंट। तो ऐसे अग्रीमेंट को वॉइड अग्रीमेंट कहा जाता है, याद रहेगा। तो ऐसे अग्रीमेंट जिसे लो परमिशन ना दे करने से, ऐसे अग्रीमेंट को क्या कहा जाएगा, उन्हें कहा जाएगा बेटा वॉइड अग्रीमेंट। तो एग्जांपल भी लिखवा दो, इसमें कोई है तो लिख लो बेटा, लिखना है तो एग्जांपल, इसमें एग्जांपल के लिए एक लाइन लिखो, लिखो एग्जांपल, नोट कर लो, इसमें दिखाने के लिए क्लैरिटी रहे इस पॉइंट को लेके। बताओ एन अग्रीमेंट, एक एग्जांपल लिखो,
एन अग्रीमेंट टू पुट द लाइफ इनटू ए डेड बॉडी, टू पुट द लाइफ, जिंदगी डालना, इनटू ए डेड बॉडी। किसी डेड बॉडी में जान डालने की बात कर रहे हो आप। डेड बॉडी 4 रुपीज 2 लाख, 2 लाख रुपए लोगे और किसी डेड बॉडी में जान डालने की बात कर रहा है कोई। टेल मी, बताओ मुझे, तो क्या ऐसा अग्रीमेंट कि आप किसी डेड बॉडी में जान डालने की बात कर रहे हो 2 लाख लेके, क्या लो अलाउ करेगा? कहेगा हाँ हाँ कर सकते हो, इजिट सो, सोचो, नहीं कर सकता भाई। लो ऐसे एग्रीमेंट परमिशन देगा ही नहीं भाई साहब। जैसे माइनर से एग्रीमेंट करना अलाउ नहीं है, रिमेंबर, डेड बॉडी में जान डालना, चांद तारे तोड़ना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं, किडनैपिंग करना, स्मगलिंग करना, मर्डर करना, चोरी करना, ये किसके पार्ट हैं? तो क्या ऐसे अग्रीमेंट आप बना भी लोगे? क्योंकि अग्रीमेंट तो इजी है बनाना, ऑफर दोगे, एक्सेप्टेंस होगा, कंसिडरेशन होगा, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन इज कॉल्ड क्या? अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट तो बन जाएगा भाई। क्या लो उस अग्रीमेंट को अप्लाई करेगा? लो बोलेगा हाँ भी परमिशन है? नहीं बोलेगा। तो जिन अग्रीमेंट को लो परमिशन नहीं देता उन अग्रीमेंट को कहते हैं वॉइड अग्रीमेंट। मतलब उनकी कहानी वहीं पे खत्म हो जाती है, वो अग्रीमेंट आगे बढ़ ही नहीं सकते। समझ में आ गया? क्योंकि लो जब परमिशन नहीं देगा तो आपके पास लीगल एक्शन लेने के राइट नहीं आते कल को अगर केस टूटता है तो इसीलिए क्या बोला, ऐसे अग्रीमेंट जिन लो परमिशन नहीं देता उन्हें कहते हैं वॉइड अग्रीमेंट। समझ में आएगा? बोलो क्लियर है? एक पार्ट इसमें और लिख लो, लास्ट लिख लेते हैं, हालांकि 2 पार्ट इसमें और आएंगे, वो आगे कराऊंगा, अभी उनके चैप्टर में आएंगे। पहले यहां लिखो लास्ट वर्ड क्या है, 7 ABCD G, जी के बाद लिखो एक H, H लिखो आपका वही प्यारा जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो सीक्वेंस घूम फिर के वहीं पे आ गया ना, ऑफर, एक्सेप्टेंस, ABCDEFGH। तो H क्या है, लिखो डेफिनेशन नंबर 8 किसके बारे में बेटा? 8 इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो डेफिनेशन नंबर 8 इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन H। अब बताओ कॉन्ट्रैक्ट क्या सीखा था, दिखाऊं? लेट मी शो यू, चेन दिखाता हूं, कहां गया, ये रहा। ऑफर एक्सेप्ट हुआ तो बन गया प्रॉमिस, कंसिडरेशन बना तो बन गया अग्रीमेंट, और अग्रीमेंट जिसे एनफोर्स कर दिया क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। तो जिन्हें एनफोर्स ना करे वो क्या? वॉइड अग्रीमेंट। और जिसे एनफोर्स कर दिया जाए उसे क्या कहते हैं बेटे? उसे कहते हैं क्या आपके पास में? कॉन्ट्रैक्ट। तो लिखो, जब किसी अग्रीमेंट को लो परमिशन दे दे तो लिखो अन अग्रीमेंट, कोई भी अग्रीमेंट जो आप करते हो, प्रोमिजी, अन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल, एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ। रॉबिन ने जो हुड को एग्जांपल दिया था ना, लिखा एग्जांपल में, वो क्या था? लॉ से परमिशन दे रहा है भाई। तो एन अग्रीमेंट विच, चेक करना, हम हर दिन अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ करते हैं ऐसा पार्ट। तो एन अग्रीमेंट जिसे लॉ एनफोर्स मतलब परमिशन दे दे बाय लॉ, क्या कहते हैं बेटा? लिखो is said to be known as, is said to be known as, क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, और वही हमारी पूरी चेन भी थी। तो यह है ABCDEFGH तक हमारे पास में कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट पहुंच जाता है। एंड दिस इज अ फंडामेंटल डेफिनेशन जो आपको पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चाहिएगी। हालांकि इसके अलावा 2 बातें और हैं, लेकिन वो डेफिनेशन के लिए अलग चैप्टर है, उसमें पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको मैं। अभी तक के लिए आपको ये वाला पार्ट कवर करने का, जिसमें बता रहा हूं कौन सा, पढ़ लो। वॉइड एग्रीमेंट मतलब अग्रीमेंट जिसे लॉ एनफोर्स ना करे, इज कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट। अग्रीमेंट जिसे लॉ एनफोर्स कर दे, परमिशन दे दे, उसे क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां तक की बातें आपने क्लियर हुई? बताओ कोई डाउट इसके ऊपर? नोट कर सकते हो इस पार्ट को, फ्रीज कर देता हूं मैं। डन है गाइस? वीडियो पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक का पार्ट था, यहां तक हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये डेफिनेशन वाला पार्ट, कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग वाला पॉइंट खत्म होता है। इसी के बेस पे हमारी पूरा कॉन्ट्रैक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट चलने वाला है इसके ऊपर, क्योंकि फंडामेंटल बेस वहीं से निकल के आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गाना गाओ और जाओ। गाना कौन सा? हमारी क्लास का लास्ट गाना यही है। जाने से पहले बाय बाय करेंगे। बाय बाय कौन सा? बाय बाय और टाटा, सी यू अगेन, कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन। बाय बेटा, बाय, सी यू, टेक केयर, बाय। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप?
मैं CA संतोष कुमार, मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Vishal, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CUC since class 11th and now I'm founded. I have purchased my CMA intermediate classes from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।